सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम अपनी व्याकरण पाठ्यपुस्तिका के समास नामक कंटेंट का अध्ययन करेंगे। देखिए, समास क्या होता है। समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। यदि हम दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर और विभिन्न तरीकों से एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, जबकि उन दोनों का जो अर्थ हो वो सेम हो, दोनों का अर्थ बराबर हो, तो वह समास कहलाता है। समास की परिभाषा यह है कि दो या दो से अधिक शब्दों को निकट लाने से शब्दों की रचना को समास कहते हैं। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तुलसी के द्वारा लिखा गया अर्थात तुलसीकृत, पानी में डूबा हुआ, जलमग्न, राह के लिए खर्च, राह खर्च, चार आनन का समूह, चतुरानन, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी या लंबोदर। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अर्थात दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों की ही अर्थ क्या है, सेम है, दोनों के अर्थ मिलते जुलते हैं, जबकि दोनों को जो लिखने का तरीका है वह थोड़ा अलग अलग है। एक बहुत ही संक्षेप में लिखा गया है और एक बहुत ही डिटेल में। नेक्स्ट है हमारा इसी का पार्ट समास विग्रह। समास विग्रह क्या है, आप यहाँ देखिए। आप जो यहाँ पर छोटे शब्द देख रहे हैं अर्थात तुलसीकृत, वो हैं समास। और जब उनको पूरा विवृत करके मतलब पूरा एक्सप्लेन करके लिखा गया है, जैसे तुलसी के द्वारा लिखा गया, तो यही है बच्चे समास विग्रह। इसी तरह यहाँ पर आप उदाहरण देखिए। यथा संभव, यह है समास या समस्त पद, जबकि जब हमने इसको पूरा खोलकर लिखा है तो उसका अर्थ है जैसा संभव हो। तो यह जो अर्थ है उसका, जब हमने उसे पूरा डिटेल में लिखा है, यह है विग्रह। इसी तरह माखन चोर, माखन को चुराने वाला, यहाँ पर माखन है समास या समस्त पद, और माखन को चुराने वाला, जब हमने इसको पूरा खोल कर लिखा है तो यह है समास विग्रह। समास के 6 भेद माने जाते हैं। इनके नाम हैं अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास के विषय में पढ़ते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान और दूसरा गौण होता है। इस समास में देखिए, जब हम इन समास का समास विग्रह करते हैं तो जब हम समास विग्रह करने पर हमें एक अव्यय शब्द जरूर प्राप्त होता है। अव्यय शब्द उसे कहते हैं जिसमें संज्ञा वचन लिंग के बदल जाने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अजन्मा, बिना जन्मे, तो बिना यहाँ पर क्या है, अव्यय है। आमरण, मरण तक, तो यहाँ पर क्या है, तक, तक शब्द है एक अव्यय। इसी तरह बेटा, ओके, ये जहाँ पर हमें समास विग्रह करने पर अव्यय प्राप्त होता है तो वो होता है हमारा अव्यय भाव समास। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की सबसे अच्छी जो पहचान है वो यह है कि जब हम इन समास पदों का समास विग्रह करते हैं तो पूर्व पद तथा उत्तर पद अर्थात पहले पद और दूसरे पद को जोड़ने वाला जो पद होता है वो एक कारक का चिन्ह होता है। जैसे मोक्ष प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त, तो कर्ता ने कर्म को, ये क्या है, ये एक कारक का परसर्ग है, को, तो अर्थात यहाँ पर तत्पुरुष समास है। जहाँ पर भी हमें समास विग्रह करने पर उत्तर पद और पूर्व पद के बीच का जो चिन्ह होता है, जो उनका मीडिएटर शब्द होता है, उनको जोड़ने वाला शब्द होता है, यदि वह हमें एक कारक चिन्ह का परसर्ग प्राप्त होता है तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। इस आधार पर हमारी तत्पुरुष समास की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो यह है कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके अलावा एक इसकी जो मैंने आपको कारक वाली पहचान बताई है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा। ये भी हमारे तत्पुरुष समास के ही उदाहरण हैं। आगे देखिए, द्वंद्व समास। जिस समास में न पूर्व पद प्रधान होता है ना ही उत्तर पद, जबकि दोनों ही पद क्या होते हैं, समान होते हैं, उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। दूसरा, इस तरह के हमारे जो समास पद होते हैं, जो समस्त पद होते हैं, वह हमें योजक चिन्ह
के द्वारा जुड़े हुए मिलते हैं, या अर्थात उसमें और या आ इन समुच्चय बोधक अवयव का लोप होता है। जैसे राजा रंक, राजा और रंक। यश अपयश, यश और अपयश। दाल रोटी, दाल या रोटी या दाल और रोटी। ठीक है, इस तरह के जो शब्द होते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा कर्मधारय समास। जब हम इन समास पदों का समास विग्रह करते हैं तो हमें एक पद उपमेय और एक पद उपमा मिलता है, अर्थात एक पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य, जिसकी विशेषता की जाए और जो विशेषण शब्द होता है वो हमें प्राप्त होता है। जैसे नील गगन, नीला है जो गगन, तो यहाँ पर नीला है विशेषण और गगन है विशेष्य। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, तो काली क्या है यहाँ पर विशेषण और मिर्च क्या है विशेष्य, क्योंकि मिर्च की विशेषता बताई जा रही है। तो बच्चे ये ध्यान रखें कि जब हम किसी पद का समास विग्रह करें और हमें एक पद विशेष्य और एक पद विशेषण प्राप्त हो तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट है बेटा द्विगु समास। बहुत ही इजी सी पहचान है इसकी कि जहाँ पर भी हमें समास का समास विग्रह करने पर कोई भी असंख्या, कोई भी नंबर प्राप्त होता हो वहाँ पर हमारा द्विगु समास होता है, क्योंकि इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है। जैसे पंचवटी, 5 वटों या वृक्षों का समूह। पंचानन, 5 आनंद मुँह का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। तो देखिए आप ऊपर से नीचे तक सभी शब्दों को देखिए गौर से कि इनमें हमें एक नंबर प्राप्त होता है। तो जहाँ पर भी हमें संख्या प्राप्त होती है वो होता है हमारा द्विगु समास। नेक्स्ट देखेंगे बहुव्रीहि समास। यह हमारा सबसे आखिरी समास पद है, जिस समास में ना पूर्व पद प्रधान होता है ना ही उत्तर पद, बल्कि अन्य पद की ओर यह संकेत करते हैं। जैसे जब हम किसी समास पद का समास विग्रह करते हैं ना तो हमारा पहला पद प्रधान होगा ना ही दूसरा पद प्रधान होगा, जबकि जब हम दोनों को मिलाकर कुछ बोलना चाहेंगे तो उनके स्थान पर हमें एक तीसरा और नया शब्द प्राप्त होता है। जैसे पंख प्लस ज, ना ही पंख प्रधान है ना ही ज प्रधान है, पर दोनों को मिलाकर क्या बना पंकज, और पंकज किसका पर्यायवाची है कमल का। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ तीसरा शब्द, नया शब्द प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर है बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट देखिए दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात क्या हुआ रावण। तो यहाँ पर जब हम दोनों शब्दों को मिलाकर उनका समास विग्रह कर रहे हैं तो हमें एक तीसरा शब्द स्वतः ही प्राप्त हो रहा है। तो यही थे बच्चे हमारे समास।